हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ़ यू कैन नॉट टेक चार्ज ऑफ योर ओन सक्सेस, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर अस। यानी कि अगर हम अपनी सक्सेस का चार्ज नहीं लेते, अपनी खुशियों का, अपनी सक्सेस का, अपना हमने क्या सोचना है, इन चीज़ों का चार्ज अगर हम खुद नहीं ना लेंगे, हम इस चीज़ के इंचार्ज, हम ये सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति कुछ करेगा तो हम सक्सेसफुल होंगे, दूसरा व्यक्ति कुछ करेगा तो हम हैप्पी होंगे। तो अगर ये ऐसा सिनेरियो है तो दूसरा व्यक्ति कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। इनफैक्ट पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स मोर हैप्पीनेस, सक्सेस अट्रैक्ट्स मोर सक्सेस। आप सक्सेसफुल होने का दिमाग अपने दिमाग में रखिए कि भाई मुझे अपने लिए करना है, ठीक है, और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मेरी सक्सेस, मेरी फेलियर का जिम्मेदार मैं हूँ, ना कोई परिस्थिति, ना भगवान, ना कोई और व्यक्ति, ठीक है। तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Given what transpired on Tuesday, it is difficult not to term the functioning of the government and legislature in conflict-ridden Manipur a farce being played out in state। बोल रहे हैं कि जो ट्यूसडे को जो हुआ उसको देखते हुए ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कहना कि जिस तरीके से गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर काम कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट के से जूझ रहे मणिपुर में, तो वहाँ पे जो सरकार है वो एक किस्म से एक मजाक या ढोंग या तमाशे की सरकार बनी हुई है। द असेंबली met just before the stipulated 6 months after the last session on March 3। अब 3 मार्च को सेशन हुआ था, उसके तहत में यूजुअली क्या होता है, एक सेशन के अगले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन हो जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जस्ट पहले 6 महीने होने से शायद एक दिन पहले, 1 घंटा पहले, जस्ट पहले उन्होंने असेंबली स्टार्ट कर दी, ठीक है, असेंबली का सेशन बुला लिया। Article 174(1) of the Constitution mandates that sittings have to take place within 6 months of the end of previous session। यही आर्टिकल 174(1) में यही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कि ज़रूरी है 6 महीना, पिछला सेशन होने के 6 महीने के अंदर अंदर अगला सेशन हो जाना चाहिए। Incomprehensibly, the session was adjourned sine die just 48 minutes after it began। बोल रहे हैं लेकिन समझ से परे जो चीज़ है वो ये है कि ये जो सेशन है केवल 48 मिनट से भी कम समय के अंदर अंदर अनंत काल के लिए, सिने डाई मतलब अनंत काल के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। There was barely 11 minutes of business with 10 MLAs of Kuki Zo community also absent। बोल रहे हैं केवल 11 मिनट्स की कार्रवाई हुई और जिसमें भी 10 MLA जो कुकी जो कम्युनिटी के हैं वो नहीं थे मौजूद, वो एब्सेंट थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह हैड रिपोर्टेडली इन्वाइटेड द एब्सेंटी कुकी MLAs टू द हाउस। बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने ये कथित तौर पे कि कुकी MLAs को भी उन्होंने बुलाया था कि आप आओ, हाउस की कार्रवाई करने चलने दो, बाय गारंटिंग देयर सिक्योरिटी। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को कोई भी हानि, हम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाते हैं, आपकी सुरक्षा पे कोई भी हानि नहीं आएगी। But they denied having spoken to him and refused to buy the guarantee by pointing to the law and order situation in the Imphal Valley। लेकिन जो MLAs हैं उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कुछ भी, हमारी बीरेन्द्र सिंह से कोई बातचीत नहीं हुई है, और उन्होंने बोला कि हम गारंटी की बात पे तो यकीन कर ही नहीं सकते क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्फाल वैली में इस वक्त चल रही हैं उसके ज़रिए हमें भी ये एहसास है कि हम गारंटी, उनकी गारंटी के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, हमें उस पर भरोसा नहीं है। This reiterates the breakdown of trust between legislators of one community and the government's leadership despite a sharing of party affiliation। बोल रहे हैं इससे एक और चीज़ जो है दोबारा उजागर हो गई है, वो क्या है कि हालांकि सभी एक ही पार्टी के सदस्य हैं, एक ही पार्टी की बहुमत है क्योंकि वहाँ पे है ना, तो एक ही पार्टी के सदस्य होने के बावजूद भी उनमें जो सांसद हैं और जो सरकार के आला लीडर्स हैं उनके बीच में एक डिस्ट्रस्ट, एक विश्वास की कमी देखी जा रही है। The session was originally set to convene on August 21, but the governor Anusuya Uke had
inexplicably not issued the notification summoning the house। बोल रहे हैं ये जो सेशन है ये 21 अगस्त को स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन जो गवर्नर है वहाँ की अनुसुईया के, उन्होंने बिना कोई कारण बताए नोटिफिकेशन हाउस को बुलाने का नहीं जारी किया। डिस्पाइट द कैबिनेट्स एडवाइस टू हर ऑन 4 अगस्त। हालांकि कैबिनेट ने उनको 4 अगस्त को ही इस चीज़ का सजेशन दे दिया था, एडवाइस दे दी थी कि अब आपको सदन बुला लेना चाहिए, सदन की कार्रवाई स्टार्ट करनी चाहिए। बट फिर भी उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, बट उन्हें नहीं बुलाया। That legislative functions have been so poorly conducted when there are pressing issues related to the rehabilitation of displaced residents, the recovery of looted weapons, the persisting ethnic divide leading up to economic blockades, and the sporadic violence indicate the failure of a government that commands an electoral majority in the House। बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो संवैधानिक गवर्नमेंट बनी है, संविधान का फंक्शन, कानून, लॉ एंड ऑर्डर का जो फंक्शन है वो इतना पुअरली चल रहा है, इतना खराब वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतने खराब तरीके से हो रखी है। और क्या हो रहा है कि इशू को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के रिहैबिलिटेशन, जिन लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, विस्थापित करना पड़ा, उनके पुनर्वास के कार्यक्रम किस तरीके से चलाए जा रहे हैं कुछ जानकारी नहीं है। जो हथियार कहा जा रहा था कि लूट लिए गए हैं उनको अभी तक रिकवर नहीं किया गया है। एथनिक डिवाइड जो है जिसकी वजह से लीडिंग अप टू, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स भी हैं, वो भी अभी तक बना हुआ है। एंड द स्पोरेडिक मतलब कि छिटपुट जो है, वायलेंस की घटनाएं भी कहीं ना कहीं हो रही हैं। इससे साफ दर्शाता है, ये सारी चीज़ें साफ दर्शाती हैं कि वहाँ पे जो एक इलेक्टोरल मेजॉरिटी वाली जो सरकार है वो फेल हुई है बुरी तरीके से, कुछ भी अच्छे से कमांड कर पाने में। ठीक है, द मणिपुर असेंबली इज नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी। अब मणिपुर की असेंबली ऐसा नहीं है कि पहली दफा वहां पे कंट्रोवर्सी हुई है, पहले भी बहुत बार वहां पे कंट्रोवर्सी हुई है। इन इट्स प्रीवियस इटरेशन लिटिल हीड वाज पेड टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। और जो पिछला इसका जो एक सदन हुआ या पिछला जो कार्रवाई हुई उसमें क्या हुआ, उसमें पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यानी कि पार्लियामेंट्री जो एक नॉर्म्स, नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जिसके तहत उनको काम करना होता है, उनका उल्लंघन किया गया, उनको ज़्यादा गौर तलब नहीं किया गया। एज इट वॉज मार्क्ड बाय रैम्पेंट डिफेक्शंस, क्योंकि वहाँ पे अनियंत्रित तरीके से दल बदल देखा गया। एग्जाम्प्लीफाइड बाय द केस ऑफ कांग्रेस एमएलए टी श्याम कुमार who became a minister in Bharatiya Janata Party led government and later stripped off his office by Supreme Court, which had lost patience with the speaker's inaction after his blatant violation of anti-defection law। अब क्या है कि सदन में हमारे संविधान में एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखा गया मणिपुर में कि कोई भी व्यक्ति है वो पैसों के और सत्ता के उसमें पार्टियां चेंज कर रहा है, जिसका कि उदाहरण दिया गया एमएलए टी श्याम कुमार की तरफ से, जो कि पहले कांग्रेस के एमएलए थे, उसके बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार चल रही थी उसमें उनको मंत्री पद दे दिया गया, तो इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, वो चले गए बीजेपी में जुड़ गए। फिर हार फार के सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करा, क्योंकि उनको देखा कि भाई स्पीकर तो इतना मतलब ढीला ढाला सा सुस्त स्पीकर है कि जो इस पे कुछ बोल ही नहीं रहा। एंटी डिफेक्शन लॉ का यहाँ पे क्लियर कट वायलेशन हुआ है, बट वो कुछ बोल नहीं रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा और उन्होंने उनको एमएलए टी श्याम कुमार को अपने पद से हटा दिया। This time around the BJP regime suffers a severe legitimacy deficit। बोल रहे हैं इस टाइम पे अब बीजेपी की जो सरकार है इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वैधता का, सच्चाई की कमी दिखने को मिल रही है। In its inability to bring about a turnaround in the deterioration of ethnic relations following the May 3 violence and to conduct proper legislative sessions to at least discuss a way out। बोल रहे हैं और कैसे दिख रही है, क्योंकि वो नाकामयाब साबित हो रही है कि ये जो वहाँ पे इतनी स्थिति खराब हुई है, एथनिक वायलेंस चल रहा है, 3 मई की जो वायलेंस की घटना है उसके बावजूद भी वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए हैं इन सभी कार्रवाइयों के ऊपर, वो कुछ भी बदलाव नहीं ले पाए और बल्कि स्थिति और खराब ही हो रही है।
ठीक है। और वो कोई लेजिस्लेटिव सेशन भी नहीं करवा पाए हैं जिसमें एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर वे निकलने का समझ में आ पाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की वहाँ पे जो सरकार है वो बुरी तरीके से विफल हुई है। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब एथनिक कन्फ्लिक्ट्स अगर रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएंगी परेशानियां। बट द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इज अ मस्ट टू एनेबल वर्केबल सोल्यूशंस। और केवल संवैधानिक तरीके से ही हम एक सही सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एज थिंग्स स्टैंड the two sparring communities in the state are veering towards positions that are becoming even more intractable as the government continues to flounder। अब बोल रहे हैं कि इस वक्त का अभी जैसे स्थिति चल रही है, जहाँ जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको देखें तो दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें मतभेद है, दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें मतभेद है, जिनमें ये युद्ध वाली जो स्थिति है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जहाँ से चीज़ों को वापस लेकर आना, इंट्रैक्टेबल मतलब ट्रैक्ट कर पाना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत विकट स्थिति हो जाएगी क्योंकि वहाँ की सरकार जो है लगातार लड़खड़ा रही है, उसकी नाकामयाबियाँ लगातार सामने आ रही हैं। The BJP is mistaken if it continues to believe that its ham-handed approach to retain the status quo in leadership will yield a breakthrough in the state। बोल रहे हैं अगर बीजेपी सरकार ये सोचती है कि जिस बेढंगे तरीके से उसने अभी तक सरकार चलाई है और अगर वहाँ पे वो इसी लीडरशिप को मेंटेन करके रखती है तो वो स्थिति सामान्य कर पाएगी, ये उसकी बहुत बड़ी चूक होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, क्योंकि ये अब हाई टाइम है कि वो अपना ये जो लीडरशिप है वो चेंज करे, जिससे लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास बीजेपी सरकार के ऊपर भी हो कि हाँ ये वाकई में हमारी बात सुनने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रीसेंट एक्शंस ऑफ मणिपुर असेंबली। कौन सा एक्शन डिफाइन करता है? द मणिपुर असेंबली मेट टाइमली एंड डिस्कस्ड प्रेसिंग इश्यूज ऑफ द स्टेट इन अ डिटेल्ड मैनर। ऐसा नहीं है, वो तो स्थगित हो गई ना, आधा घंटा भी मुश्किल से नहीं चली, 10 मिनट के अंदर अंदर स्थगित हो गई। The assembly convened after a delay and efficiently addressed the concerns raised by various committees। ऐसा नहीं है डिले के बाद नहीं मिले, जस्ट कुछ टाइम पहले, उस जैसा ही उनका टाइमलाइन जो है ख़त्म होने वाला था उससे जस्ट थोड़ा सा समय पहले मिले और फिर उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर स्थगित कर दिया। द असेंबली मेट जस्ट बिफोर 6 month डेडलाइन एंड adjourned in under an hour with minimal बिजनेस कंडक्टेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई थी, 10 मिनट की कार्रवाई हुई थी, 10 MLAs एब्सेंट थे, उसके बावजूद से 40 मिनट के अंदर अंदर उसको स्थगित कर दिया गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why did the Kuki-Zo community MLAs abstain from the recent session of Manipur Assembly? बोल रहे हैं कुकी-जो कम्युनिटी के MLAs क्यों नहीं आए थे, उन्होंने क्यों अपना पीछे रहना ही बेहतर समझा? तो उसका एक कारण है वो क्यों नहीं आए थे, क्योंकि उनको जो है भरोसा नहीं था। उनको गारंटी दी गई बट स्टिल उनको पता था कि भाई हम इस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि इम्फाल वैली की स्थिति उनके सामने थी। दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द असेंबलीज टाइमिंग। ऐसा नहीं है, उनको बीरेन्द्र सिंह तो कह रहे हैं कि हमने खुद कॉल करके उनको बुलाया था बट उन्होंने कहा कि हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है। They doubted the security guarantee offered by the Chief Minister due to law and order situation in Imphal Valley. Option B is correct. Based on the passage, which of the following statements about the Manipur Assembly's previous iteration is not true? कौन सी बात है जो मणिपुर असेंबली के पिछले सेशन के बारे में सही नहीं है? द मणिपुर असेंबली हैड नो कॉन्ट्रोवर्सीज इन पास। ये इनकरेक्ट है, जहाँ पे उदाहरण दिया गया श्याम कुमार का जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर बाद में पद से हटाना पड़ा था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द असेंबली डिडंट पे मच अटेंशन टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये तो करेक्ट है। उसमें कहा गया कि पिछले सदनों में भी उनका इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। There was a case of Congress MLA joining भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। सो केवल जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी कि ओनली ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए ओनली ए इज करेक्ट।
इन द सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट डज द वर्ड फ्लाउंडर मीन्स? फ्लाउंडर मतलब लड़खड़ाना, यानी कि स्ट्रगल करना किसी तरीके से। टू सक्सीड रिमार्केबली मतलब बहुत उम्दा तरीके से सक्सेसफुल होना, ये तो इनकरेक्ट है। टू डांस एनर्जेटिकली कि बहुत एनर्जी के साथ में डांस करना, ये भी इनकरेक्ट है। टू स्ट्रगल और स्टैगर क्लमजीली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? A detailed history of Manipur's ethnic community। तो डिटेल्ड हिस्ट्री हमने नहीं चर्चा करी है। इस वक्त की सरकार की कमियां, नाकामयाबियां और जो एक अविश्वास की पैदा हो चुका है कम्युनिटीज़ के बीच में सरकार के प्रति, उसके बारे में बात करी। द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इन मणिपुर डेवलपमेंट इनकरेक्ट है। द पुअर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग एंड ट्रस्ट डेफिसिट इन मणिपुर गवर्नमेंट एंड असेंबली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the episode on Tuesday with Manipur Assembly indicate about the current state of trust between some legislators and government leadership? बोल रहे हैं ट्यूसडे को जो घटना हुई मणिपुर की असेंबली में, उससे इस वक्त की क्या स्थिति सामने आती है सरकार की टॉप लीडरशिप और सांसदों के बीच की। देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, इनकरेक्ट है, विश्वास ही तो नहीं है। डिस्पाइट हैविंग सेम पार्टी एफिलिएशंस देयर सीम्स टू बी ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि बोल रहे हैं कि हालांकि सेम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं पर स्टिल उनको विश्वास नहीं है लीडरशिप के ऊपर। Based on the given passage, how can the tone of the author towards the functioning of government and legislator in the Manipur be described? तो देखो उनने सीधे साफ शब्दों में हमें पता चल रहा है कि उन्हें क्रिटिसाइज करा है कि वो ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, उनमें डिस्ट्रस्ट है। अगर रास्ता निकालना है तो कानूनी तौर पर ही निकालना पड़ेगा और वही एकमात्र सोल्यूशन है। तो उन्होंने इसमें काफ़ी क्रिटिकल टोन अपनाई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. You can always dependent on me, dependent नहीं होगा, you can always depend on me, तुम मेरे पे विश्वास कर सकते हो, ठीक है, मुझ पे डिपेंड हो सकते हो। तो ऑप्शन डिपेंड ओवर मी, डिपेंड फॉर मी, डिपेंड एट मी, डिपेंड ऑन मी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज। कोई व्यक्ति हो जो ऐसा हो तो वो किसको क्या बोल जाता है? यहाँ पे देखो रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। डेस्परेट मतलब होता है हताश। एडवेंचरस मतलब होता है कि साहसी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेना चाहता हो, नई चीज़ें ट्राई करना चाहता हो। और मिथिकल मतलब पौराणिक। सो ऑप्शन सी एडवेंचरस इज करेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सिबरेंस, एक्सिबरेंस का मतलब होता है उत्साह। तो वाइब्रेंसी मतलब भी होता है जीवंतता, उत्साह, ठीक है, एनर्जी। लेजीनेस मतलब आलस्य। सिंपथी मतलब की सहानुभूति। और इनपार्शियलिटी मतलब की निष्पक्षता। सो यहाँ पे ऑप्शन ए वाइब्रेंसी जो है सबसे क्लोजेस्ट है एक्सिबरेंस के। From a junior clerk trying to keep his head above water in an unforgiving system to a village schoolmaster who loses his home and school to a dash but continues to prepare his students for hunger for over 5 decades. बोल रहे हैं पहले एक जूनियर क्लर्क थे जो उन स्थितियों में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, अपना हेड अबव द वाटर यानी कि स्थिति से परिस्थितियों से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉरगिविंग सिस्टम जो एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी को भी बख्शता नहीं है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। टू अ विलेज स्कूल मास्टर, फिर वो क्या बन गए? किसी व्यक्ति का जिक्र किया गया है जो बाद में एक विलेज के गांव के स्कूल मास्टर बन गए, जिन्होंने अपना घर, अपना स्कूल सब कुछ गंवा दिया। कोई घटना हुई होगी उसमें उनका सब कुछ चला गया। बट कंटिन्यूज टू प्रिपेयर हिज स्टूडेंट्स फॉर हंगर, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को वो पढ़ाते रहे, तैयार करते रहे, किसके लिए? भूख के लिए। फॉर ओवर decades, Vinod Kumar Shukla, 86, has captured the story of a changing India through the lives of its invisible citizens. बोल रहे हैं लगभग 5 दशकों से भी ऊपर समय तक विनोद कुमार शुक्ला कोई व्यक्ति हैं जो 86 ईयर्स के हैं। उन्होंने जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, हमारे बदलते हिंदुस्तान की उन्हें तस्वीर जो है वो खींची है। कैसे खींची है? उस जनता की नज़र से जो कि इस बदलते हिंदुस्तान को दिखाई नहीं देती, अपने उस सिटीजन्स के, उन नागरिकों की नज़र से जो कि बदलते हिंदुस्तान को दिखाई नहीं देती, उनकी नज़र में इनविजिबल है। Having spent a lifetime in Chhattisgarh's Raipur,
His works, several volumes of poetry such as Lagbhag Jai Hind 1971 and novels that include the seminal Naukar Ki Kameez 1979 later made into a film by Mani Kaul। बोल रहे हैं कि लगभग उनने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिता दी, और उनके जो कुछ कार्य हैं जिसमें कि कुछ पोइट्री के वॉल्यूम्स हैं, कुछ पोइट्री की किताबें हैं, जिसमें एक लगभग जय हिंद नाम की पोएम है 1971 में लिखी हुई, और कुछ नॉवेल्स हैं जिसमें कि एक नॉवल है नौकर की कमीज़ जो कि 1979 में लिखा गया था, और बाद में उसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी किसी मनी कौल नाम के फिल्मकार द्वारा। कैप्चर नॉट द फ्रैंटिक पेस ऑफ द सिटी लाइफ्स बट द स्लो डैश ऑफ स्मॉल टाउन्स। इन सभी कहानियों में, पोइट्रीज में शहरों की तेज़ तरार ज़िंदगी नहीं है, तेज़ी से बढ़ने वाली ज़िंदगी नहीं है, लेकिन छोटे शहरों की, छोटे कस्बों गाँव की धीरी सुस्त सी स्लो आगे कुछ और वर्ब होगा कि कैसी चलने वाली ज़िंदगी बताई गई है। इट्स स्ट्रगल एंड एस्पिरेशंस, और उनके स्ट्रगल्स, उनकी एस्पिरेशन, उम्मीदें, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इट इज़ ओनली डैश दैट द राइटर, अ टॉवरिंग फिगर इन कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन हिंदी, हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2023 पेन नबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट। बोल रहे हैं कि ये तभी शायद पॉसिबल है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट, या इट इज़ ओनली स्मॉल, कि इन राइटर को जो कि इतना बड़ा हिंदी लिटरेचर में इतना बड़ा कंटेम्प्रेरी काम कर चुके हैं, इतना एक उनने सीमा बना दी है कि इससे ऊपर अब कुछ नहीं, वैसा वो काम कर चुके हैं। इनको हमने 2023 में पेन नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट से नवाजा, किसके अंदर, इंटरनेशनल लिटरेचर के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल लिटरेरी प्राइजेस हो सकता है, या वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड हो सकता है, यानी कि दुनिया का सबसे ये बड़ा अवार्ड है जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। तो फ्रॉम अ जूनियर क्लर्क ट्राइंग टू कीप हिज हेड अबव द वाटर इन अनफॉरगिविंग सिस्टम टू अ विलेज स्कूल मास्टर, जिन्होंने अपना सब घर बार स्कूल जो है वो किस में गवा दिया, ग्रेव मतलब होता है कब्र, अनसेटल मतलब होता है अशांत, अस्थाई, गेल मतलब होता है तेज हवा या आंधी, तो उन्होंने सब कुछ आंधी में गवा दिया होगा ना, सो ऑप्शन सी गेल इज करेक्ट। डेब्रीज मतलब मलबा, ऑप्शन सी गेल इज करेक्ट। लेटर मेड इन टू कैप्चर नॉट द फ्रैंटिक पेस ऑफ सिटी लाइव्स बट द स्लो डैश, स्लो कैडेंस का मतलब होता है निरंतर और संगत ताल पे एक जैसे निरंतर चलने वाला, स्लो एंड स्टीडी, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टीडी बोलने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि सुस्त है पर लगातार किसी गति से चली हुई है, ठीक है। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब कि अनियंत्रित, अनएंडिंग जो कभी ख़त्म ना हो सकता हो, और कनेक्शन मतलब कि संबंध, जुड़ाव, तो यहाँ पे कैडेंस इज करेक्ट। स्लो एंड स्टीडी की बात की जा रही है, स्लो एंड कैडेंस। इट इज़ ओनली डैश, इट इज़ ओनली डैश दैट द राइटर, इट इज़ ओनली फिटिंग, बोल रहे हैं यही उपयुक्त मायने में सही होगा या उपयुक्त होगा या सही होगा। अनसीजिंग का अर्थ होता है निरंतर, ठीक है। फॉरगोइंग का मतलब पहले जाने वाला, और एगनाइजिंग का मतलब होता है पीड़ादायक या कष्टप्रद, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट कि यही सही लगता है कि इस तरीके के राइटर जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में इतना बड़ा कार्य किया है उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए था, ठीक है। लिटरली अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर, वन ऑफ द मोस्ट डैश ग्लोबल लिटरेरी प्राइजेस। डूम्ड मतलब कि जिसको फेल ही होना लिखा हुआ है, जिसकी किस्मत में। इल फेटेड मतलब कि जो कि मिसफॉर्च्यून जाहिर करता है। वेल इक्विप्ड मतलब सारे इसमें नेसेसरी रिसोर्सेज, क्वालिटीज, सब चीज़ें हैं। और कोविटेड मतलब कि डिज़ायर्ड, हाईली डिज़ायर्ड या हाईली प्राइज, तो यहाँ पे हमने प्रेस्टिजियस की ही बात करी तो हाईली डिज़ायर्ड या हाईली प्राइज्ड ही बोला जा रहा है। सो ऑप्शन डी कोविटेड इज करेक्ट। Beyond being just a cricket tournament, the IPL is a cultural phenomenon that has captured the hearts of millions of fans worldwide। बोल रहे हैं केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, IPL जो है एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है, हमारे देश के कल्चर का एक ग्लिम्स देता है वो दुनिया को।
क्योंकि इसने मिलियंस फैंस, दुनिया भर के जो मिलियंस फैंस हैं उनका दिल जीत लिया है, उनका हार्ट जो है कैप्चर कर लिया है. इट हैज़ contributed significantly to India's economy through sports tourism, employment generation and the infrastructure development. बोल रहे हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इंडिया की इकोनॉमी को स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दे के, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके. द 16th edition of Indian Premier League March to May 2023 kicked off with a coin toss by captains Mahendra Singh Dhoni, Chennai Super Kings and Hardik Pandya, Gujarat Titans in Ahmedabad on 31st March, and over 20 crore Indians turned it to catch the excitement. बोल रहे हैं 16वां एडिशन जो चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का वो मार्च से मई के बीच में चलेगा 2023 के बीच में. और वो शुरुआत कैसे हुई जब कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं और हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटन के कैप्टन हैं, इन्होंने टॉस करा कॉइन कहाँ पे, अहमदाबाद में 31 मार्च को. और 20 करोड़ इंडियंस ने इस मैच को देखने के लिए ट्यून इन करा, यानी कि टीवी सेट्स वगैरह पे उन्होंने मैच देखना स्टार्ट करा. अब देखो सी जो स्टेटमेंट है ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा. यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती. शॉर्ट ट्रिक यही है कि जहाँ पे पूरा वर्ड डिफाइन किया गया है वो हमेशा पहले आएगा, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखी गई है वो बाद में आएगा. ठीक है, तो पहली शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि इंडियन प्रीमियर लीग, यहाँ पे सी स्टेटमेंट में पूरा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. आईपीएल, फिर यहाँ पे आईपीएल फॉर्म यूज़ किया गया है. ठीक है, यहाँ पे आईपीएल यूज़ किया गया है, तो यानी कि या तो बी होगा. ठीक है, और बी इसलिए नहीं होगा फर्स्ट स्टेटमेंट क्योंकि इट बोला जा रहा है. तो इट का मतलब क्या है, जो चीज़ पहले बात की गई होगी. तो यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं. आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में रिपीट करें कि शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, तो बच्चे यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं. इट यूज़ किया जा रहा है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. कोई स्टेटमेंट है जो तार्किक है, जो कंप्लीशन बता रहा है, कंक्लूजन बता रहा है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, वो फाइनल स्टेटमेंट होगा. यही तो सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं. ठीक है, तो आईपीएल को बोला जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया, तो दैट मीन्स सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा. ठीक है, तो अब देखो ऑप्शंस में सी के अलावा कोई और फर्स्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी में ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको एलिमिनेट कर दो. ठीक है, अब हमारे 3 तक लिमिट हो गए हमारे ऑप्शंस. इसके बाद में बोला जा रहा है The fact is that IPL is one of India's most significant cultural economic events. अब देखो जहाँ पे बोला गया कि ये क्रिकेट है, टूर्नामेंट है, तो वहाँ पे फिर आगे बताया गया कि बियॉन्ड बीइंग जस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, कि केवल क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये इंडिया का कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है एक. ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट, क्योंकि ये इसी स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट कर रहा है कि आईपीएल केवल क्रिकेट नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया है जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है. ठीक है, इसके बाद में ये कल्चरल फिनोमिनन बना है तो आगे बोल रहे हैं कि इसने इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत योगदान दिया है. किस तरीके से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, स्पोर्ट्स टूरिज्म से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से. ये हो गया थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट हो गया द फैक्ट that the IPL is one of India's most significant cultural and economic events. अब देखो यहाँ पे कल्चरल फिनोमिनन की बात हो गई, यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो गई, तो फिर वो कंक्लूड कर रहे हैं कि इसलिए ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य है कि आईपीएल जो है इंडिया का सबसे प्रख्यात प्रमुख कल्चरल और इकोनॉमिक इवेंट है. ठीक है, तो ये कंक्लूजन बता रहा है डी स्टेटमेंट, तो ये होगा 4 पॉइंट, यानी कि हमारा अरेंजमेंट बन रहा है सी ए बी डी. Option A is correct. At a weekly meeting of our local public speaking club, I spoke to young students on the importance of scheduling, the science of allocating time for their studies. बोल रहे हैं एक वीकली हमारी मीटिंग होती है हमारे लोकल पब्लिक स्पीकिंग क्लब में. वहाँ पे मैंने यंग स्टूडेंट्स के साथ में शेड्यूल बनाने की महत्वता के बारे में बात करी. यानी कि शेड्यूलिंग को मतलब क्या है, ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है, कला है, अपने टाइम को बहुत डेडिकेशन के साथ में बहुत इफेक्टिवली अपनी स्टडीज़ को एलोकेट करना. ठीक है, इस कला को बोला जाता है शेड्यूलिंग. तो इसके बारे में चर्चा की गई. I explained to them that she did it using the if-then technique. I cited, बोले मैंने उनको समझाया कि उसने, किसी लड़की का यहाँ पे जिक्र किया गया है she, किसी लड़की का जिक्र किया गया. अब she प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है यानी कि इससे पहले कोई
महिला का नाम आया होगा उसी के लिए शी प्रोनाउन यूज किया गया है, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब ए स्टेटमेंट में किसी महिला का नाम नहीं है, यानी कि पी के इमीडिएट बाद में क्यू नहीं होगा कहीं पे भी, वैसे ऑप्शन में है भी नहीं पी के इमीडिएट बाद में क्यू कहीं पे भी। I cited an example of how one of my students improved her score in mathematics by managing to recall tables from 1 to 9 every day। पूरे मैंने उनको एक उदाहरण दिया जिसमें मैंने उनको बताया कि कैसे मेरी एक स्टूडेंट, अब यहाँ पे लड़की है, ठीक है, स्टूडेंट इम्प्रूव्ड हर स्कोर, कि उसने अपना स्कोर इम्प्रूव करा किसमें, मैथमेटिक्स में। और वो कैसे किया उसने, क्योंकि वो हर दिन 1 से 9 तक के टेबल्स जो हैं वो रिकॉल करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि आर स्टेटमेंट में किसी महिला स्टूडेंट का जिक्र किया गया है जिसके बारे में क्यू स्टेटमेंट में कहा गया है शी, यानी कि आर स्टेटमेंट पहले आएगा, क्यू स्टेटमेंट बाद में आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक ही है, ठीक है, कि हमें ये पता लग गया कि आर स्टेटमेंट पहले आएगा, क्यू स्टेटमेंट बाद में आएगा। इससे हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलिमिनेट हो गया तो यही शॉर्ट ट्रिक है कि अब हमारे पास कम ऑप्शंस रह जाएंगे चूज करने के लिए। अब देखो ए स्टेटमेंट में क्यू पहले है, आर बाद में है, एलिमिनेट कर दो। आर पहले क्यू बाद में, आर पहले क्यू बाद में, आर पहले क्यू बाद में, बाकी तीनों वैलिड है अभी तक। दैट इज शी मेड अ कमिटमेंट, इफ आई एम गोइंग टू बेड देन आई विल रिकलेक्ट टेबल्स एंड इट वर्कड फॉर हर। क्योंकि फिर उसने क्या बोल रहे हैं कि यानी कि उसने एक कमिटमेंट किया अपने साथ कि अगर मैं सोने जाऊंगी तो मैं टेबल्स ज़रूर दोबारा से याद करूंगी। तो यहाँ पे बात किया इफ देन टेक्निक का, यहाँ पे इफ देन टेक्निक का इस्तेमाल बता दिया, इफ और देन, ठीक है। यानी कि क्यू के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा। अब यहाँ पे एस स्टेटमेंट फर्स्ट है, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये तो क्यू के बाद आना चाहिए। यहाँ पे भी एस स्टेटमेंट क्यू से पहले आ रहा है, इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन एक बच गया। क्यू स्टेटमेंट एस से बाद में आ रहा है, आर क्यू से पहले आ रहा है, और पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, ये सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही बताई जा रही हैं। अब मैनिएकल अर्ज, मैनिएकल का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही वायलेंट बिहेवियर्स दिखा रहे हैं। अ मैनिएकल अर्ज सीज्ड यू टू थ्रो एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड डीक्लटर द हाउस, कि आपके अंदर एक बड़ा ही एग्रेसिव होता है ना, कभी कभी मम्मी को सफाई का एकदम से दौरा आता है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर करके निकाल के सफाई कर रहे होते हैं, घर का कोना कोना साफ कर चुके होते हैं, और जो चीज़ें काम की नहीं उठाओ और फेंको, उठाओ और फेंको। तो बोल रहे हैं कि आपके अंदर से एक वायलेंट अर्ज आई जिसने आपको सीज कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, आप घर को डीक्लटर करने के यानी कि साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में सारी चीज़ें फेंकते जाते हैं। दैट इज़ व्हेन ही मेड मनी कलेक्टिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड टेक्स्ट बुक्स। बोल रहे हैं ये वो समय है जब वो व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जिक्र किया होगा, वो पैसा कमाता है ओल्ड न्यूज़पेपर्स और टेक्स्ट बुक्स कलेक्ट करके। He stopped at each home once the annual school exams were over। बोल रहे हैं वो हर घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं जैसे ही एनुअल स्कूल एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। द रद्दी वाला वॉज एट द डोर। बोल रहे हैं रद्दी वाला जो था वो हमारे दरवाजे पे था। बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है, इंट्रोडक्शन किसका दिया जा रहा है, रद्दी वाला का, कि रद्दी वाला हमारे घर के दरवाजे पे था। फिर उसके बाद में ही का जिक्र किया गया क्यू और आर स्टेटमेंट में। तो आर क्यू स्टेटमेंट में तो बता रहे कि वो पैसा कैसे कमाता है, आर स्टेटमेंट में बता रहे कि वो हमारे दरवाजे पे क्यों था, क्योंकि जैसे ही एनुअल स्कूल एग्जाम्स खत्म होते हैं वो घर घर जाके कबाड़ इकट्ठा करता है, रद्दी इकट्ठा करता है। तो यानी इस स्टेटमेंट के आगे होगा आर स्टेटमेंट जो कि बता रहा है कि रद्दी वाला हमारे दरवाजे पे क्यों आया था, क्योंकि वो हर घर जाके ऐसे ही रद्दी कलेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा कि अब यहाँ पे बोला गया स्कूल एग्जाम्स खत्म होते ही वो आते हैं, तो वही वो समय है, दैट इज व्हेन। यहाँ पे एक टाइम पीरियड का जिक्र किया गया, कौन सा टाइम पीरियड, एनुअल स्कूल एग्जाम्स के खत्म होने के बाद का टाइम पीरियड, ठीक है। तो एनुअल स्कूल एग्जाम्स के खत्म होने के बाद का टाइम पीरियड क्या हो गया, क्यू स्टेटमेंट। फिर बोलते हैं कि यही क्या कारण है कि हमारे बीच में, और क्यों करते हैं हम ये, तो पी जो है वो एक रीज़न बता रहा है कि हमारी मम्मी को या हम लोगों को अर्ज होती है कि घर को हम डीक्लटर करें, साफ़ सुथरा करें, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, सारा सामान जो है कबाड़ है वो रद्दी वाले को दे देते हैं। सो ऑप्शन पी हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा। अब देखो एस से हमारे दो ऑप्शंस हैं, सी और डी, यानी कि आर और ए और बी हमारा एलिमिनेट हो गया था।
उसके बाद में सी ऑप्शन में एस के बाद में आर है, डी ऑप्शन में एस के बाद पी है, जबकि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट एस, सेकंड आर, थर्ड क्यू और फोर्थ पी बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. देयर इज अ टच ऑफ राय irony in the fact that today most of the news about the Indian Railways concern Vande Bharat trains and more particularly बोल रहे हैं कि इस चीज़ में बड़ी ही एक गहरी आयरनी छुपी है कि ये जो तथ्य है कि आज के डेट में अगर इंडियन रेलवेज की चर्चा होती है तो वो मुख्य तौर पर वंदे भारत ट्रेन से ही जुड़ी हुई होती है, उसके अलावा और किसी भी तरह से इंडियन रेलवेज की चर्चा नहीं होती. और एंड मोर पर्टिकुलरली, और ज़्यादा जो चर्चा होती है वो किसी बात की बताई गई होगी, द फैक्ट दैट एवरी न्यू वंदे भारत ट्रेन इज बीइंग पर्सनली फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो ये पॉसिबिलिटी है कि पी स्टेटमेंट का ही कंप्लीशन है क्यू स्टेटमेंट, जहाँ पे बोला गया मोर पर्टिकुलर, और ख़ास तौर पे ये तथ्य कि हर एक वंदे भारत ट्रेन जो है उसको प्रधानमंत्री पर्सनली फ्लैग ऑफ करते हैं, यानी कि पर्सनली उसको हरी झंडी देते हैं. तो हम समझ पा रहे हैं कि पी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है क्यू स्टेटमेंट, यानी कि पी के इमीडिएट बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा. यहाँ पे क्यू पहले है, देखो इनकरेक्ट है, पी पहले क्यू बाद में, बट इमीडिएट बाद में नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है. क्यू पहले है, वैसे इनकरेक्ट हो गया. पी पहले क्यू बाद में, हमारा ऑप्शन डी आ गया. देखो ये शॉर्ट ट्रिक तो है, आपको ये 2 लाइनें पढ़कर ही पता चल गया कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है. सो ऑप्शन डी पी क्यू एस आर इज करेक्ट. ठीक है, अब हम इसको आगे एलैबोरेट करते हैं. इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट सम ऑफ द टॉप आर्किटेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन होली स्पेशियस ग्राउंड्स. बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है किसके ऊपर, टॉप जो आर्किटेक्ट्स हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उनके ऊपर, किसके, कौन से चीज़ों के लेके. होली स्पेशल ग्राउंड्स का मतलब हो गया कि कंप्लीटली फॉल्स जो चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर, कि हम प्रशंसा तो बड़ी कर रहे हैं बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हैं नहीं, एक्चुअल में उसके अंदर कुछ गंभीरता वाले या कुछ गलत चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उसके बारे में. तो वंदे भारत एक्सप्रेस को हर जगह पे प्रेज तो की जा रहा है, उसकी तारीफ तो हो रही है, बट उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ लूपहोल्स का फ़ायदा कहीं पे उठाया गया है, कुछ गलत वहाँ पे चीज़ें हुई हैं जिनका वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. अब कौन लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बात कहाँ से स्टार्ट हुई, इस बात की क्लैरिटी आर स्टेटमेंट से नहीं मिल रही. इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट, अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, फॉर अ लिटिल ओवर 4 years ago द लॉन्च ऑफ ट्रेन 18, द प्रीकर्सर टू द वंदे भारत ट्रेन, वॉज हेराल्डेड बाय द इनिशिएशन ऑफ विजिलेंस इन्वेस्टिगेशंस. अब समझ में आ गया कि एस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है आर स्टेटमेंट, यानी कि देखो पी को कंप्लीट कर रहा है क्यू जो कि हमारा फर्स्ट कंडीशन थी, और एस को कंप्लीट कर रहा है आर. डी ऑप्शन करेक्ट है. बोल रहे हैं लगभग 4 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ होगा जब हमारी ट्रेन 18 जो है लॉन्च हुई, तो जो कि वंदे भारत ट्रेन का ही एक प्रीकर्सर था. वहाँ पे क्या हुआ, एक मजबूरन विजिलेंस डिपार्टमेंट को विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी टॉप आर्किटेक्ट्स के अगेंस्ट में जो कि इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, क्योंकि उनको लग रहा था या कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन आई होगी कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस है. सो पी क्यू एस आर ऑप्शन डी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष करना, बिल्कुल करेक्ट है. स्ट्रगलिंग की स्पेलिंग बिजार, बिजार मतलब कि बड़ा ही अजीब स्थिति है ना, विचित्र, तो बिजार के स्पेलिंग भी करेक्ट है. थंडर, थंडर मतलब कि जो थंडर होता है ना, बिजली कड़कती है, उसको बोला जाता है. स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि या तो लिखने वाली स्टेशनरी, स्टेशनरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. STATIONERY. ठीक है, ये हो गया स्टेशनरी. अगर हम बात करें लिखावट वाली स्टेशनरी की तो ओके. अथॉरिटीज डिनाइड हिज सिंपल रिक्वेस्ट. अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है कि अथॉरिटीज ने उसकी जो सिंपल सी रिक्वेस्ट थी वो भी नहीं मानी. तो अथॉरिटीज क्या हो गया, सब्जेक्ट. डिनाई मतलब कि इसका वर्ब हिज, उसकी सिंपल रिक्वेस्ट, उसकी सिंपल रिक्वेस्ट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो हिज सिंपल रिक्वेस्ट was denied by the authorities. Simple. His simple request has been denied by the authorities. His simple request is denied by the authorities. His simple request had been, या his simple request was denied. Option D is correct.
आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चीज़ का ऐप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।